जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ए लर्निंग विद दुर्गेश में। और आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पढ़ेंगे जहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास है और राष्ट्रीय आंदोलन एक महत्वपूर्ण अध्याय है। और इसमें 30 दिवसीय जो महाभारत सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय। एक ऐसा टॉपिक है जो भर्ती परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। इस टॉपिक को हमें दो बार पढ़ना पड़ेगा। एक तो हम लोग पढ़ेंगे अ, आधुनिक भारत के इतिहास के साथ, लेकिन दूसरी बार भी इसे में पढ़ना पड़ेगा। कहेंगे सर दूसरी बार किस लिए? जी हाँ, दूसरी बार जब मैं इस प्रश्नों की सीरीज को हम अ, संविधान का विकास पढ़ेंगे, ऐतिहासिक विकास, तो वहाँ पे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की क्लास की शुरू करते हैं, लेकिन आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा ताकि हम इस प्रश्नों की जब विधिवत विस्तृत व्याख्या करें तो व्याख्या आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए बिना समय गंवाए आप वीडियो में जुड़िएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और प्रश्नों को आज थोड़ा सा तेजी से कराएंगे क्योंकि आज की टॉपिक को पूरी तरह से खत्म करना है हमें। तो आपके सामने एक प्रश्न है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? उम्मीद करते हैं जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग ये प्रश्न देख पा रहे होंगे कि सती प्रथा पर जो पाबंदी है सबसे पहले किसने लगाई थी। तो बिना समय गंवाए फटाफट आप कमेंट करके बताएं कि सती प्रथा पर जो पाबंदी थी वो सबसे पहले किसने लगाई थी। तो जल्दी जल्दी बताएं, फटाफट कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएं। जो लोग वीडियो को लाइक देख रहे हैं फटाफट बताएं हम कौन से विकल्प को ताला लगाएं। बताइए, लाखों रुपए का सवाल है, फटाफट बताएं कौन सा विकल्प होगा सही। जल्दी से बताएं आप लोग। देखिए, एक ऐसा जो प्रश्न की सीरीज है जो भर्ती परीक्षा के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। कैसी? रीढ़ की हड्डी है। और ये कई बार पूछा। देखिए, सती प्रथा के बारे में अगर देखेंगे तो इसका संबंध है राजा राम मोहन राय से, जैसे मैंने पहले बता दिया था। लेकिन अगर यहाँ पे गवर्नर की बात करेंगे तो यहाँ पे गवर्नर कौन होगा? विलियम वेटिक। जी हाँ, एकदम आपने सही सुना, विलियम वेटिक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा विलियम वेटिक। मैंने आपको पहले बताया था इनका संबंध किससे था? राजा राम मोहन राय किससे था? राजा राम मोहन राय से। ठीक है। और इसके देखा जाए तो बेलबेडियम कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। और 1829 ये क्वेश्चन पूछा था, कल मैंने वैसे लिखवाया था, आज भी लिख लीजिएगा। 1829 में, ठीक है, दिसंबर 1829 में सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। और इसमें नियम जो बनाया गया था वो 1717 विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया था। माने जो 2029 1829 के नियम 17 का 17 जो खंड था उसमें विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया था। पहले तो कानून केवल बंगाल में लागू हुआ था, लेकिन 1830 तक, माने ये पहले तो बंगाल में लागू हुआ। कहाँ पे? बंगाल में। लेकिन फिर आगे चलकर 1830 आते आते यह बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू हो गया। ठीक है, पहले तो ये बंगाल में हो, लेकिन 1830 आते आते ये बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू होना शुरू हो गया। ठीक है, ठीक, कल मैंने इसके कई टॉपिक को पढ़वाया था, बताया भी था, उसके मुख्य हेडिंग को मैंने लिखवा भी दिया था। तो उम्मीद करते हैं वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। तो फटाफट जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो लोग शेयर कर देंगे तो आप लोग की महान कृपा होगी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बंगाल में दासों को निर्यात पर रोक लगा दी गई? देख, यूनिक प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि दास, जो दास थे उन्हें पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो जल्दी से बताइए कब लगाया गया था। मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूंगा, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जल्दी इस वीडियो को लाइव देख रहे फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका उत्तर क्या होगा? 1789 में, 1789 में बंगाल के द्वारा दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया गया था। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। बी क्या होगा? दिए गए प्रश्न का सही जवाब होगा। बिना समय गंवाए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, थोड़ा सा प्रश्न तेजी से करना है हमें और आपको। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? आपके पास 20 सेकंड है, आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। दिए गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें, बताएं फटाफट कमेंट करके आप लोग। देखिए, लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं एक एक करके बता देता हूं कि देखिए, लॉर्ड डलहौजी की एक अवध का अंग्रेजी राज में विलय, तो जो वो कुप्रशासन कारण, किसके कारण? कुप्रशासन के कारण हुआ था। किसके कारण? कुप्रशासन के कारण हुआ था। देखिए, लॉर्ड डलहौजी अगर शासनकाल देखा जाए, अगर लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि देखिए लॉर्ड डलहौजी के बारे में अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। लॉर्ड
डलहौजी। इसका अगर हम कार्यकाल देखें तो 48 से लेकर 56 तक था, और भारत में डाक तार रेलवे का जनक भी माना जाता है ये। अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। लिखना चाहिए जो अवध के नवाब थे वो वाजिद अली शाह थे, वाजिद अली शाह। तो ये जो वाजिद अली शाह थे, इस पर कुशासन का आरोप लगाकर इसने फरवरी 1856 में, कब? 1856 में अंग्रेजी सत्ता में विलय कर लिया। इसके बाद व्यपगत सिद्धांत, इसके बाद उसने व्यपगत सिद्धांत के आधार पर सतारा 1848 में, जैतपुरा संबलपुर 49 में, बघात 50 में, उदयपुर 52 में, झांसी 53, नागपुर 54, करौली 55, इसमें क्या किया? उसने विलय करना शुरू कर दिया था। इसलिए इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ पर दिए गए प्रश्न के आधार पर डी का राइट आंसर होगा। और यहाँ से जो की पॉइंट आपके समझ में आया था वो भी मैंने आपको लिखवा दिया। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा क्लास को तेजी से कराना चाह रहा हूँ, तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कई प्रश्न यहाँ से आपके बनेंगे। ला डलहौजी का कार्यकाल पहला बन गया। दूसरा कौन सा मिला था? सबसे पहले सतारा मिला था 1848 में, सतारा मैंने वैसे मौखिक बता दिया था। सतारा 48 में, जैतपुरा संबलपुर 49 में, बघात 50 में, उदयपुर 52 में, झांसी 53, नागपुर 54, करौली 55, और कुप्रशासन के कारण अवध वाजिद अली शाह को 56 में मिला लिया था। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित अधोलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ये फटाफट इसको सुमेलित करते हैं, और जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, बताएं कौन सही सुमेलित है। अभी जस्ट मैंने बताया, देखिए यहाँ पे सतारा का विलय दिया है, तो सतारा जो विलय था ये 48 में था। सतारा कब था? 1848 में, माने ये गलत। पंजाब का विलय यहाँ पे 48 दे रहा है, तो पंजाब का यहाँ पे है ही नहीं। 48 में क्या था? 48 में सतारा मैंने भी लिखाया, ठीक है। फिर अवध का विलय, अवध का विलय अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे 56 देखा, यहाँ पर भी 56 है, माने ये सही है, फरवरी 1856 में। झांसी का विलय, देखिए झांसी 53 में है, झांसी क्या है? 1853 में। ये बात आपकी कभी परीक्षा में आ जाएगी, ठीक है जी मोनिका जी, सही आपका। तो हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक, ये तथ्य आपके समझ में आ चुका होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो आप इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। अगला प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? देखिए डेली क्लास के सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे आपको दुर्गेश सर सर्च करना, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक होगी, जुड़ सकते हैं। डेली क्लास के सभी जीएस की क्लास आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और साथ में ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो बताइए आप लोग, देखिए यहाँ पर इसका सबसे सही उत्तर होगा विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित किसने की थी। तो जब विलय की नीति की बात आती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप लोग का प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए। लॉर्ड डलहौजी, कौन? लॉर्ड डलहौजी, राइट आंसर। मैंने जितने लोगों ने लॉर्ड डलहौजी बताया था उनका उत्तर पूरी तरह से सही था। अब ये नहीं कि लॉर्ड डलहौजी को डिफाइन करके बताया जाए, क्योंकि ऊपर मैंने बता दिया था। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार रिपीट किया हुआ है। सिंध पर ब्रिटेन ने कब कब्जा किया? एक आसान प्रश्न है, बताएं कौन से विकल्प को ताला लगाएं। और एक ऐसी सीरीज है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो सरकारी नौकरी करने के लिए जीएस की सीरीज पढ़नी पड़ती है, और जीएस की सीरीज के लिए ये एक महत्वपूर्ण सीरीज होती है, और आधुनिक भारत का इतिहास काफी महत्वपूर्ण है, ठीक। देखिए इसका उत्तर जो होगा वो होगा 1843। मैंने जितने लोगों ने विकल्प ए बताया उनके जवाब पूरी तरह सही हैं। देखिए लॉर्ड एलन बरोक के दौरान 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटेन साम्राज्य में मिला लिया गया था, ठीक है। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का भी एक परिणाम माना जाता है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में रेलवे लाइन किस ब्रिटिश के समय बिछाई गई थी? मैंने एक तरीका ट्रिक बताया था, डाक तार रेलवे। लॉर्ड डलहौजी को टिक करिएगा और 3 चीज लिखिएगा, डाक तार रेलवे। ये कौन है? ये है लॉर्ड डलहौजी। तो आप एकदम आसानी से इसको रट्टा मार लीजिए, डाक तार रेलवे। वो तीनों कौन है? लॉर्ड डलहौजी। कब से कब? 1848 से 56 तक। अगर इनका पूछा जाए कब से कब तक थे, तो 1848 से लेकर 56 तक थे, ठीक है।
तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपका सभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी के प्रश्न के जवाब पूरी तरह से सही होंगे। ठीक है, एनी डाउट किसी को नहीं है ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? एक हलवा सा प्रश्न है जो भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, वो कई बार परीक्षा में मतलब आ चुका है। अगर आप यहाँ से जुड़े होंगे तो आप बताएंगे। देखिए, भारत में अगर रेल देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी के समय आया था और 1853 में। ठीक, 16 अप्रैल, बहुत ही प्रचलित प्रश्न है, 16 अप्रैल 1853 में 34 किलोमीटर बम्बई से थाने के बीच, कहाँ से? बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, यहाँ आप लोग को पता होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने इसका उत्तर एकदम सही बताया है जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। और ब्रिटिश लॉर्ड डलहौजी ने इसका पहला प्रयास किया था। अब इसके बारे में बताएंगे, उसकी सोच क्या थी, उसका क्या परिणाम निकला। अगर मैं पूछूं कि भारतीय लॉर्ड डलहौजी के डॉक्टर रेलवे के एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में एक अहम भूमिका निभाई थी, तो क्या जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं क्या उस प्रश्न की पुष्टि कर पाएंगे कि ये डॉक्टर रेलवे की वजह से भारत आज़ाद होने में एक अहम भूमिका निभाई थी? तो लेकिन यहाँ पर ये मैं मेंस की क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जब मेंस की क्लास नहीं होगी तो यहाँ पे इस तरह से हमें तथ्यों को नहीं रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल आप इस बात को अच्छी तरह से परिचित रहिए और जानते रहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? एक बड़ा प्रश्न है, बताइए जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं किसने। आप लोग सभी लोग पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। विद्या माई कसम है, सभी लोग वीडियो को लाइक करें और अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। ठीक है, यहाँ पे कंपनी पूछा, ये कंपनी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, 1853 में हमने बताया कि भारत में रेल चली हुई थी, लेकिन ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे, याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी ने सबसे पहले बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सबसे पहले रेल यात्रा प्रारंभ करने का श्रेय ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे द्वारा किया गया था 1853 में। यह बात आप लोग रट लीजिएगा, कहीं ना हो ऐसा प्रश्न परीक्षा में आए और आप गलती कर ले जाएं। ठीक है, थोड़ा सा तेजी से आज हम प्रश्न करेंगे क्योंकि आपकी संख्या काफी कम है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा प्रश्न आता है, लोग गलती कर जाते हैं। अगला प्रश्न आपका, ब्रिटिश राज के क्षेत्र में सबसे प्रमुख विस्तार हुआ? देखिए, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ? एक बड़ा प्रश्न है और जो परीक्षा में पूछा जाने वाला है, जो परीक्षाओं का एक तरह से कह दे कि रीढ़ की हड्डी बनी हुई रहती है। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, मैं उम्मीद करता हूं आप इसका जवाब जरूर दे लेंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए, किसी भी क्लास की जो चलती हो टेलीग्राम पे उसका लिंक मिलेगा, जहाँ पे आपको दुर्गेश सर सर्च करना है बिना स्पेस का, और ई लर्निंग भी दुर्गेश से जुड़ना है। ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं। चलिए आइए हम इस तथ्य पे प्रकाश डालते हैं। देखिए, इसमें क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी के समय, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि लॉर्ड डलहौजी के समय सार्वजनिक काम पूर्ण जो सार्वजनिक निर्माण का कार्य था सैनिक बोर्ड पर था, लेकिन ये पहली बार हुआ कि सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे ब्रिटिश भारतीय अंतिम प्रमुख, रुकिए एक मिनट रुकिए, सॉरी गलती हो गई, एक मिनट, यहाँ पे अंतिम प्रमुख विस्तार की बात की जा रही है। तो जो अंतिम की बात है वो डफरिन के समय हुआ था, लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। देखिए, क्योंकि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो हुआ था वो तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1886 को वर्मा के ब्रिटिश भारत में मिला लिया था। माने जो, अगर मैं यहाँ पे अगर भारतीय मैप में, अगर जैसे मैं आज का मैप बना रहा हूं, जी, ये वर्मा का जो क्षेत्र है, ये म्यांमार का जो क्षेत्र है, इस म्यांमार के क्षेत्र को भी यहाँ पे भारत में मिला लिया गया था। और यह क्षेत्र, इस समय का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा वो ए था, सॉरी बी नहीं होगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा, लिख लीजिएगा। हाँ, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे लगता है आप लोग इसका जवाब जरूर लेंगे।
देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बड़ा प्रयास किया था इसके लिए। इसका उत्तर आप लोग बताएं फटाफट कमेंट करके क्या होगा। क्लास खत्म होने के बाद हम सबके कमेंट पढ़ लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। क्या होगा यहाँ पे, लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया। ठीक है, इसमें अनुच्छेद अधिनियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न जो बालक था उसे भी वैध माना गया। माने विधवा विवाह के बाद जो बच्चे का जन्म होता था उसे भी यहाँ पे वैध माना गया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर। मैं थोड़ा सा तेजी से पढ़ा रहा हूँ आज और मैं जल्दी क्लास खत्म करने वाला हूँ क्योंकि आपकी संख्या बहुत ही कम है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया। एक ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, बताएं कमेंट करके। जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। बताइए, चलिए आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं ही बताता हूं। देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, वो भी लॉर्ड कैनिंग ने। किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी, एक एक टॉपिक हम लेंगे 1857 रिवोल्यूशन, मैंने 1857 की एक क्रांति टॉपिक ही मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं वहाँ पे इन तथ्यों को एकदम अच्छे से क्लियर करूंगा कि क्या हुआ था, क्या क्या घटनाएं थी, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, अगर क्रांति ना होती तो क्या होता, अगर क्रांति सफल हो जाती तो क्या होता। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं इसके एक लेक्चर के बाद मैं जब वायसराय का सेक्शन खत्म करूंगा तब मैं 1857 की क्रांति लूंगा तो मैं एकदम विधिवत तरीके से आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जानते रहिएगा कि 1857 की क्रांति अगर सफल हो जाती तो भारत 90 साल पहले आजाद हो जाता, इतना आप जानते रहिएगा। तो महारानी की घोषणा इलाहाबाद दरबार में प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को द्वारा घोषित की गई। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहां पर होगा। इसमें भारतीय देशी राजाओं के प्रति नीति की व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी भी संकट के समय उनके बचाव उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। विजय विलय नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया। देशी राजा के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दे दी गई। तो यही सब था इसमें। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन एक भारत का वायसराय था। एक बड़ा प्रश्न है और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन भारत का एक वायसराय था, बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। जस्ट मैंने अभी आपको बताया वायसराय के बारे में। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं अपना जवाब जरूर दीजिएगा। यहाँ गलती हो जाए, परीक्षा हाल में गलती आपको नहीं करना। ये कक्षा प्रतिदिन रात 9:30 बजे चलेगी, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। इसके अलावा भी 11 बजे आपकी क्लासेस साइंस की चल रही हैं और 3 बजे भूगोल की क्लासेस चल रही हैं। एनसीईआरटी ये दोनों क्लासेस एनसीईआरटी पे चल रही हैं। देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय था। तो मैंने बताया कि जब जी एकदम सही आपने लॉर्ड कैनिंग बताया, क्योंकि इसके पहले इसका पद अलग था। इस समय इसका पद क्या हो गया, वायसराय का पद हो गया। तो भारत में प्रथम वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, महारानी घोषणा के बाद भारत में लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया। उसी ने क्या किया कि विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा वो सी इसका राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, शायद उम्मीद करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, मतलब कब किया गया। एक बड़ा प्रश्न ये है कि भारत में जब 1857 क्रांति के बाद पूरा इंग्लैंड हिल गया था। मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन पूरी तरह से दहल चुका था। अगर 1857 की क्रांति तय समय पर होती तो भारत 90 साल पहले आजाद होता। तो उसके बाद जो सत्ता था वो किसके हाथ में सौंप दिया गया, पहले कंपनी के हाथ से था। कंपनी के हाथ से जो सत्ता था विक्टोरिया के हाथ में सौंप दिया गया। इसलिए इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा। देखिए इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प जो है, महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया। यहाँ पे दो बड़ा प्रश्न है। यहाँ पर यह नहीं कहा गया कब सत्ता का हस्तांतरण हुआ। सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ वो तो 58 में हुआ, लेकिन यहाँ पे महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, वह विकल्प सी 1877 होगा। देखिए दोनों बातें जानते रहिएगा। देखिए यहाँ पर रॉयल टाइटल एक्ट आया था, लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा आप लोग, आपकी इच्छा है वैसे। रॉयल
टाइटल एक्ट 1876 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया। इस प्रकार सम्राट एडवर्ड एट ने, किसने? एडवर्ड सेवेंथ ने 1903 में और जॉर्ज 5 1911 में भारत के सम्राट घोषित किया गया। याद रखिएगा, एडवर्ड थर्ड को 1903 में और जॉर्ज 5 को 1911 में क्या किया गया? भारत का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, ये बात एकदम रट लीजिएगा और इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। 3 बार, महारानी विक्टोरिया 1877 में, एडवर्ड 7 1903 में, जॉर्ज 5 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा समाप्त किया था? थोड़ा सा प्रश्न का जवाब तेजी से दीजिए क्योंकि आज ये क्लास काफ़ी लंबी नहीं होनी चाहिए और हम आपका थोड़ी सी मदद होगी तो क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इनके बारे में जानना होगा। ऐसे प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। ये प्रश्नों की वो सीरीज है जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? एकदम हलवा प्रश्न है। देखिए, एलन बरो। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, लॉर्ड एलन बरो। जी हाँ, लॉर्ड एलन बरो है। ये 1843 एक्ट आया था, यह आया था 1843 एक्ट। ठीक है, भारत में उस समय गवर्नर एलन बरो दास प्रथा को उन्मूलन किया। इनका कार्यकाल 2 वर्ष तक था, 42 से 44 तक था। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। आप चाहें तो इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। अगला प्रश्न है, बताइए आपके सामने। आप उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और अब वीडियो को सभी लोग फटाफट शेयर कर दे, जो लोग अभी तक जुड़े हैं, लाइक भी नहीं किए हैं। यार, आपको लिए कितनी भी मेहनत से पढ़ा दो लेकिन आप लोग उसकी वैल्यू कभी नहीं निकालते। लेकिन याद रखिएगा, जिस समय परीक्षा हाल से बाहर निकलेंगे, जो प्रतिदिन क्लास लेते हैं वो यकीनन याद करेंगे लेनी भी दुर्गेश के इस चैनल को। ठीक है, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा वो हूबहू परीक्षा में आएगा। चाहे आप सिविल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, मतलब जीएस जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपके लिए सबसे रामबाण सीरीज काम करेगी। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त की बात की जा रही है, तो जो अस्थाई बंदोबस्त है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस की सहायक संधि लाई जाती है। वैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस, प्रश्न का उत्तर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस कब? 1793। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है। अभी किसी से पूछेंगे अरे सर ये तो क्या है, लेकिन ये ऐसे प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। माने 1 से 2 बार अगर आपने ऐसे प्रश्न को हल कर लिया तो भैया परीक्षा की तैयारी आपकी आधे से ज्यादा हो चुकी है। माने यही प्रश्न तो बार बार आते हैं। ठीक है, अभी मैं पूछ लूं कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया तो भैया कहेंगे भाई सर हमको नहीं पता, 1818 में पेशवाई को समाप्त किया गया था। अगला है आपके सामने प्रश्न, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत में अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना कब हुई? एकदम हलवा प्रश्न। माने भारत में जनगणना जो हुई थी पहली बार कब हुई? एकदम आसान प्रश्न है। अब ये मत कहिएगा कि सर हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए, यहाँ पे 2 तरह की जनगणना हुई थी, शायद आप लोग को पता होना चाहिए, और नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं। पहली अगर जनगणना की बात की जाए तो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। लॉर्ड मेयो, अगर इनका कार्यकाल देखा जाए, वैसे तो हुआ था 1872 में, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन इनका जो कार्यकाल था वो 1869 से 72 तक था और 72 में इन्होंने जनगणना कराई थी। ये बात एकदम महत्वपूर्ण है जिसे आप रट्टा मान लीजिए। लेकिन जो डफरिन थे इन्होंने 10 की कराई थी, 10 की जनगणना कराई थी और 1881 जो आज तक चली आ रही है, एकदम इसको रट्टा मान लीजिएगा। माने 1881 में डफरिंग ने कराई थी, अरे सॉरी लॉर्ड रिपन, मेरा दिमाग कहाँ का, लॉर्ड रिपन सॉरी, लॉर्ड रिपन 1881 लॉर्ड रिपन, सॉरी मेरी तबीयत सही नहीं इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, सॉरी। 10 की जो जनगणना था जो आज तक चली आ रही है
10 की जनगणना वो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। इसके समय बहुत सारा अकाल पड़ गया था, और जैसे आज कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसे समय बंगाल में महामारी चल रही थी। ये अपने बर्थडे पर किसानों से जो महत्वपूर्ण अनाज था वो खरीद कर लाता था, लाने के बाद उस समुद्र में फेंकवा देता था। उसने उसका नृत्य कराया और बंगाल में बड़ा तांडव कराया, तो वो था लॉर्ड रिपन। सॉरी गलती हो गई, ठीक है, ये डफरिन गलती, सॉरी डफरिन नहीं रिपन, लॉर्ड रिपन 1881, ठीक है। तो 1881 10 की होती है, और पहली गणना जनगणना पूछेगा तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपके पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। यहां पर है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई थी। लॉर्ड मेयो सही है, लॉर्ड मेयो के बाद मैंने डफरिन कह दिया था, जबकि रिपन होगा, लॉर्ड रिपन। देखिए, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई। एक आसान सा प्रश्न, अगर आप चाहेंगे तो बहुत आराम से बता लेंगे। देखिए यहाँ पर वही लॉर्ड मेयो होंगे। ये क्या है आपका, लॉर्ड मेयो है। कौन है, लॉर्ड मेयो। देखिए 1872 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण कर रहे थे और एक कैदी द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। लॉर्ड मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड मेयो क्या था, प्रथम गवर्नर जनरल था, जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। मतलब इसकी हत्या जो थी उसके कार्यकाल में की थी। ये गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा, ये क्या था, ये गवर्नर जनरल था। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो आप इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट कर लें। भारत का वायसराय सबसे लंबे समय तक कौन रहा, फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए लॉर्ड कर्जन की बात कर रहा है, तो जो कर्जन थे वो 1899 से 1905 तक थे। अगर हम डफरीन की बात करें, क्योंकि अभी रियो की जगह डफरीन मेरे दिमाग में बैठ भी गए थे, क्योंकि इनका भी कार्यकाल लगभग 84 से 88 तक था। हार्डिंग की बात करें तो 10 से 16 थे। मियो अभी मैंने जस्ट बता दिया 1869 से 72। कैदी ने इनका अंडमान निकोबार देशों में घूमते हुए टहलते हुए इनकी हत्या कर दी थी, ठीक। तो इसलिए अब यहाँ पे सबसे लंबा कार्यकाल किसका, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अभी तक मुझे अब बताइए किसका सबसे ज्यादा है। देखिए अगर यहाँ पे प्रश्न में देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1906 है, ये ना, ये इसको 1906 कर लीजिएगा। एक काम करेगा, लॉर्ड कर्जन ना 1906 है, 1906 है। तो ये हो जाएगा आपका 7 साल का, ये होगा 84 4, ये हो जाएगा 84 4 88, ये लगभग 4 वर्ष का होगा, और ये लगभग 6 वर्ष का होगा। लॉर्ड मेयो 72, और ये लगभग ये 72, ये 3 साल का। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भारत में स्थानीय अस्थायी शासी संस्थान 1882 में सशक्त की गई थी। तो जरा फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब बताएं। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए अभी मैं जिसका नाम मैं बार बार ले रहा था, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और वह है लॉर्ड रिपन के द्वारा। कौन है, यह है इसका उत्तर, लॉर्ड रिपन। क्या होंगे, लॉर्ड रिपन। 1880 में इंग्लैंड में उदारवादी दल सत्ता में आया था। फिर उसके बाद भारत के प्रति नीति, इन शब्दों में हमारा भारत में रहने का अधिकार, इस तर्क पर वहाँ पे जो भारतीय हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने अनुभव को मिलाकर किया। इसमें रिपन वायसराय पद के लिए चुना गया, और रिपन कार्यकाल सबसे लंबा रहा। और फिर आगे चल के हमने देखा कि जो रिपन का कार्यकाल था वो काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा इनका। और फिर उन्होंने अस्थायी सुशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 में रखा। 1882 में अस्थायी सुशासन पर सबसे पहला अपना प्रस्ताव रखा था। देश में नगर पालिका विकसित करना चाहते थे इनके, मतलब अगर लॉर्ड रिपन के अनुसार देखा जाए तो राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है, और खासकर जब हम नज़दीक से देखते हैं, चाहे नगर पालिका की बात करें चाहे पंचायत की बात करें जाए। इस प्रस्ताव के बाद ग्रामीण में स्थानीय बोर्ड की स्थापना की जाए, प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग की, तालुका तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा दी जाए। तो ये जो था वो किसका था, लॉर्ड रिपन का था, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए किसने प्रोत्साहित किया।
भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? एक आसान प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग फटाफट इसका जवाब दे लेंगे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट जवाब दें। देखिए अभी जस्ट आप लोगों ने इसका उत्तर बताया था, तो इसका उत्तर क्या होगा? लॉर्ड रिपन इज राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, एकदम आप लोगों ने सही बताया, लॉर्ड रिपन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन, जैसा कि हमने ऊपर देख लिया है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, इल्बर्ट बिल का विवाद किससे संबंधित है? तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, जवाब दें। इल्बर्ट बिल का संबंध किससे है? थोड़ा सा जल्दी से बताएं क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है। 3 से 4 क्वेश्चन और बचे हुए, तो मैं चाहूंगा आप लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके अपना जवाब दें। अगर आपकी संख्या कम रह रही है क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे लग रहा है कि आप लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं कि मैं क्लास को और बेहतर करके पढ़ा सकूं। आप सेल्फ मोटिवेट ना होते हैं ना दूसरे को मोटिवेट करते हैं। देखिए इल्बर्ट विल के बाद अगर बात करें तो इल्बर्ट विल वायसराय परिषद के एक विधि सदस्य थे और उन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना, ये भी गलत है। और इस विधेयक का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, जातिगत भेदभाव पर सभी न्यायिक अयोग्यता को तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोप न्यायाधीश शक्तियां समान कर दी जाए। माने जो भारतीय न्यायाधीश हो, यूरोपीय न्यायाधीश हो, उनकी शक्तियां आपस में बराबर कर दी जाए, इस बात पर ये प्रकाश डालता था। तो इसलिए इस प्रश्न पर जो उपयुक्त विकल्प है वो सी इसका राइट आंसर है। इसलिए मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूंगा। मैं चाहूंगा आप लोग बेशक सपोर्ट ना करें, लेकिन मैं आपके समय की कद्र करता हूँ। आज मैं तेजी से पढ़ाऊंगा, मैं व्याख्या आज कम करूंगा। ठीक है, अगर आपकी संख्या का लगातार निरंतर ऐसे रहेगी तो हम हर प्रश्न की व्याख्या छोटे में ही करते चलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ आ गए। एक इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? माने 3 सुमेलित है और एक सुमेलित नहीं है। तो जल्दी से आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, और क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। और जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा, जहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये क्लासेस प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। आप लोग जल्दी से आप लोग टाइम से लाइव आ जाइए, ताकि मैं इसे 30 दिनों में जो मैंने संकल्पित किया है कि आधुनिक भारत के इतिहास को संपूर्ण खत्म कर दिया जाएगा, तो मैं अच्छे तरीके से खत्म करूं ताकि किसी भर्ती परीक्षा में यहां से प्रश्न आपके गलत ना होने पाए। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन सा युग में यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। स्थानीय बंदोबस्त तो आप लोग को पता है किसने ले आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लिया, ये सही है। राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी, ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। अस्थायी स्वशासन लॉर्ड लिटन, यही गलत है। तो आप लोग को पता होना चाहिए अस्थायी स्वशासन लॉर्ड रिपन। ये क्या होगा? ये लॉर्ड रिपन होगा। अभी आज ही हम लोगों ने इसको पढ़ा था, इसलिए जो गलत है वही सही है। इस प्रश्न का विकल्प ये होगा। देखिए भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लिख लीजिएगा, भारत में लॉर्ड रिपन को अस्थायी स्वशासन का पिता या जनक कहा जाता है। यह बात एकदम रट्टा मार दीजिएगा, क्योंकि यहां से अगर परीक्षा में प्रश्न आएगा तो कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है और शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर आपको केवल मिलान कराना है। यहां पर आपको मिलान करके बताना है कि क्लाइव का संबंध किससे? विटियक का, चार्ल्स मेटॉक और कर्जन का। एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो क्लाइव का क्या था, मेटॉक का क्या था? चार्ल्स मेटॉक एक बहुत ही उम्दा प्रश्न है जो आपके पूछा जाता है। देखिए ये प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, ये मेटॉक का एक बड़ा ही सराहनीय कार्य था। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इस मेटॉक को आप लोग अच्छी तरीके से जानते रहेंगे। ठीक है, अगर बंग विभाजन माने बंगाल विभाजन की बात करें, अगर हम बंगाल विभाजन की बात करें तो किसके समय हुआ था? ये कर्जन के समय हुआ था। ये 2 विकल्प आपको ऐसे जो जो आपको पहले पता हो उस पर करिएगा। अगर हम विलियम बेटिक की बात करें तो विलियम बेटिक अगर हम बात करते हैं तो ये क्या किया इन्होंने? अंग्रेजी शिक्षा पे। अगर हम लॉर्ड क्लाइव की बात करें तो बंगाल में दोहरा शासन। तो इस प्रकार हम इसके विकल्प को मिलाने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे सर कहेंगे कि मैकाले तो अंग्रेजी पे आया था, तो 7 मार्च 1835 प्रस्ताव अनुमोदित किया था जिसमें निश्चय हुआ था कि प्रशासनिक भाषा अंग्रेजी में होगी। चार्ल्स मेटॉक प्रेस पर प्रतिबंध हटाया था, उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चार्ल्स मेटॉक को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये तो आप लोग को पता ही होगा। मतलब ऐसे प्रश्न को एकदम तैयार करके रखिएगा। क्लाइव क्लाइव की बात करें तो 1765 में उसने बंगाल पर द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी। ठीक है, और
लॉर्ड विलियम बेटी के समय लॉर्ड मैकाले की जो अंग्रेजी शिक्षा थी वो उसे लागू की गई थी, आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई थी। इस प्रकार मैंने यहाँ पे मिलान करा के आपको स्पष्ट कर दिया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, अगला प्रश्न भी आपका मिलान करने से है, तो मैं चाहूंगा कि आप सूची 1 से सूची 2 का, सॉरी, सॉरी, यहाँ पर क्या है आपका, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है आपको। उम्मीद करता आप इसे मिलान कर लेंगे। लॉर्ड डलहौजी के बारे में पूछा तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी का क्या काम है। तो लॉर्ड डलहौजी व्यवगत सिद्धांत कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब हड़प करने की नीति जो थी वो आप लोगों ने पढ़ लिया। फिर यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेटिक की, तो लॉर्ड विलियम बेटिक की अगर हम बात करते हैं तो ये सती प्रथा का निषेध किया था। अभी आपको समय भी पता है, मैंने लिखवाया भी था कि इन्होंने कब किया था, 1829 में किया था। ये मैंने अभी कुछ देर पहले जब हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की थी तब मैंने इस तथ्य के बारे में आपको परिचित करा दिया था और आपको स्पष्ट भी करा दिया था। फिर लॉर्ड रिपन की बात आती है, तो जो लॉर्ड रिपन है इन्होंने तो का शासन कहा जाता है, ये भी हमें मिला था। अब बच्चे लॉर्ड कर्जन, तो भैया लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन 1905, ठीक है। 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को खत्म किया था। 1829, ये सन भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा था 1829, ठीक है, याद रखिएगा। व्यवगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी की थी। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट रखिएगा। एक एक लाइन में प्रश्न आते हैं, यहाँ पे आपके 4 प्रश्न तैयार होंगे, ठीक है। ये 1829 हो गया। अगर हम ये बंगाल विभाजन की बात करें तो 1905 एकदम रट्टा मान लीजिए जो पूछा जाता है। व्यवगत में सबसे पहले कौन सतारा हुआ था, जैतपुर, संबलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सब विलय की गई थी। तो एकदम रट्टा मार दीजिए जैसे हम लोग ने रट्टा मारा है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और की घटना सुमेलित है। मैंने एक घटना सुमेलित है, 3 सुमेलित नहीं है। तो सब फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें मैं एक ही है जो कि मैंने अभी ऊपर पढ़ा दिया था, लॉर्ड एलन बरो, ठीक है, सिंध का जो विलय हुआ था, ये मैंने ऊपर पढ़ा था। इनका 2 साल का केवल कार्यकाल था। तो इसका उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। इसलिए आप इस पर समय अपना ना करो, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा दिया है। तो जब मैं पढ़ा दिया तो मैं चाहूंगा इस पर आप अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। एक यूनिक प्रश्न है जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप लगातार प्रतियोगी स्टूडेंट हैं तो आप इस प्रश्न का उत्तर तुरंत दे लेंगे। तो मैं चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आपके पास 10 सेकंड का समय मैं देता हूं। इस समय बताइए फटाफट कमेंट करके, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें इस प्रश्न का। बताइए सभी लोग फटाफट। देखिए इसका उत्तर सही आप लोगों ने एकदम सी सही बताया है। लॉर्ड कर्जन इज राइट आंसर। देखिए लॉर्ड कर्जन भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी जो प्रयास किया गया था 1784 में, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा 1784 में, ठीक है। कलकत्ता के विलियम्स जोन्स द्वारा एक एशियाटिक सोसाइटी में स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था। लेकिन 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अलेक्जेंडर कनिगम, ये भी पूछा प्रश्न है, कनिंगम ने प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था, ठीक है। फिर 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार ने अलग विभाजित कर दिया। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था 99 से 1905 के दौरान, 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एकीकृत स्वरूप देखने को मिलता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, एकदम आसान से हल हुआ प्रश्न, जस्ट मैंने अभी ऊपर बताया है। देखिए भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की इसने स्थापना की थी, यहाँ पे थोड़ा सा विवादित है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा प्रकाश डालना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पे देखिए लॉर्ड कैनिंग के बारे में भी नहीं दिया गया यहाँ पे प्रश्न। जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुई, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, लॉर्ड कर्जन होगा। क्योंकि देखिए जो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक एकीकृत स्वरूप दिया गया था। इस प्रश्न के आधार पर देखिए इसकी स्थापना तो मैंने ऊपर बता दी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी जो प्रयास 1784 में किया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1901 में इनका एकीकृत स्वरूप दिया गया था। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ।
अगला है फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें कि फूट डालो राज करो की जो नीति रणनीति अपनाई गई थी किसने के द्वारा थी, मतलब कैसा था, जरा कमेंट करें, फटाफट बताएं आप लोग। फूट डालो राज करो, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा था। फूट डालो राज करो और लॉर्ड मिंटो दोनों ने अपनाई थी। देखिए पहले तो लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी, फिर लॉर्ड मिंटो ने भी अपनाई थी। लिख लीजिएगा, अगर लॉर्ड मिंटो भी आ जाए तो लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड कर्जन दोनों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। ठीक है, और आप देखा होगा इसी के साथ 1905 उन्होंने बंगाल विभाजन भी किया था और हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, दूसरे नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाया, इन्होंने ही काम किया था। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों के जीतने व उनके कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? एक हलवा प्रश्न है, अगर आप चाहो तो आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दे सकते हैं। सभी लोग फटाफट बताएं। अभी जस्ट मैंने इसके बारे में बताया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, तो हिंदू मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किसने सबसे पहले की थी? देखिए यहाँ पे अगर हम पृथक निवासी मंडल की व्यवस्था को मुसलमानों जितने किया जाए, इसका उत्तर क्या होगा? देखिए यहाँ पे दो बात है, लॉर्ड कर्जन है और यहाँ पे तो जो लॉर्ड कर्जन है ये इन्हें तो कहा जाता है 1905 में, लेकिन उस समय लॉर्ड मिंटो थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने नवंबर 1905 में, उस समय लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय, इन्हें वायसराय बना दिया गया था। तो फिर जॉन मार्ले भारत सचिव नियुक्त किया गया था। इसके बाद मार्लेमेंटो सुधार 1909 में आया था। इसके बाद क्या होता? 1909 में मार्लेमेंटो सुधार आया था, क्योंकि जॉन मार्ले भारत के सचिव नियुक्त किए गए थे। दोनों मिलाकर मार्लेमेंटो सुधार लेकर आते हैं, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन और मतदान करने की व्यवस्था को अपनाया गया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? लॉर्ड मिंटो होगा, और इसका उत्तर लॉर्ड कर्जन नहीं होगा। ये बात जानते रहिएगा। जबकि फूट डालो राज करो में लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? दोनों आते हैं। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करेंगे क्या? जो लोग वीडियो को लाइक देख रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, फटाफट देखिए यहूदी वायसराय कौन था। तो भारत में यहूदी वायसराय कौन था? सभी लोग फटाफट बताएं। देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपसे अगर पूछा जाए कि चौरी चौरा घटना किसके समय हुई थी, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, रॉलेट एक्ट कब आया था, तो ऐसा एक बड़ा प्रश्न आपके सामने आएगा। तो ये था एक यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग। कौन था? लॉर्ड रीडिंग। और ये 1921 से लेकर 26 तक भारत में रहा। तो ये बात याद रखिएगा, इसी के समय चौरी चौरा हुई थी। चौरी चौरा कांड इसी के समय हुई थी, लॉर्ड रीडिंग के समय हुई थी, जो एकमात्र यहूदी वायसराय था। एक बात, दूसरी बात याद रखिएगा, चौरी चौरा वर्तमान समय कहाँ पे है? चौरी चौरा, जी हाँ, 5 जी 1922, जी हाँ, चौरी चौरा वर्तमान समय कहाँ पे है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, गोरखपुर, सही जवाब। यहाँ पर है कौन सुमेलित नहीं, माने 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। तो फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग बताएं कौन सा सुमेलित नहीं है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। मैंने सभी को बता लिया है। देखिए यहां पर ये लॉर्ड रिपन की जगह लॉर्ड, जैसे आज भी मैं कंफ्यूज हो गया था, रिपन की जगह रिटर्न है। ये आपको पता, क्योंकि आज ही मैं भी यही गलत। इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल मैंने आज पढ़ाया है, इसलिए इल्बर्ट बिल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, और वर्नाकुल प्रेस एक्ट, लॉर्ड कर्जन, डॉक्यूमेंट्स ऑफ लैप्स, डलहौजी पिट्स इंडिया एक्ट और एनएसटी। ठीक है, तो ये बात आप लोग जानते रहिएगा, कौन सुमेलित नहीं है। क्लियर? एनी डाउट किसी को? कोई समस्या? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा।
इल्बर्ट बिल रिपन, ठीक। अच्छा ये फिर आ गया। चलिए एक और प्रश्न आ चुका आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं, जरा फटाफट कमेंट करें तो। यार इसके ऊपर वाला गलत हो गया क्या, रुक जाइए। सॉरी, इसके ऊपर वाला गलत हो गया क्या, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिया जाएगा। जो पिट्स इंडिया एक्ट है, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट जो था, ये वारेन हेस्टिंग के समय सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, ये भी सही है। वर्नाकुल प्रेस एक्ट अधिनियम 1878, ये लॉर्ड लिटन के समय आया था, लॉर्ड लिटन। और इल्बर्ट बिल जो था वो लॉर्ड रिपन के समय था, ठीक है, ये सही है। इसलिए इसका उत्तर ये गलत है, और ये इसका मतलब इसका विकल्प सी था, ठीक है। सॉरी, इसका विकल्प क्या था, सी इसका राइट आंसर था, क्योंकि ये गलत था, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड रिटन होता। इल्बर्ट बिल जो था, यहाँ पे मैंने आपको, जी हाँ, यहाँ पे लॉर्ड रिपन होगा, इल्बर्ट बिल, ठीक। जी हाँ, इल्बर्ट बिल ये 1883 में आई था, ठीक है। तो ये लॉर्ड रिपन समय आया था 1883 में। यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कर्जन है वो लॉर्ड रिटन होगा। यहाँ से थोड़ी सी गलती हमसे होगी। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है, ठगी प्रथा का दमन। यहाँ पे पूछा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठगी प्रथा का दमन, जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेटिंग। इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन, सही है। रिंग फेस की नीति, वारेन हेस्टिंग, सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड कर्जन, यही यहाँ पर गलत है, यहाँ पर भी गलत है, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड लिटन है, ठीक है। और ये जो गलत है वही सही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी इज राइट आंसर। हाँ, मुझे दिक्कत हो रही पढ़ाने, क्योंकि मेरी तबीयत पूरी तरह नहीं है, इसलिए मैं कंफ्यूज ज़्यादा हो रहा हूँ। लेकिन मुझे आज इस तरह को हर हाल में आज ख़त्म कर देना है, और ताकि कल से मैं नई टॉपिक लेकर आऊँ, इसीलिए मैं आज ख़त्म कर रहा हूँ। हो सकता है कल मैं 1853 क्रांति पढ़ा दूंगा। तो यहाँ से ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, ब्रिटिश भारत की राजधानी। चलिए मैं आखिरी प्रश्न करा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रही है, जबकि इतना कभी नहीं हुआ मेरे साथ। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके समय हुई थी। एक बड़ा प्रश्न है, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब जरूर दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, क्योंकि मेरी तबीयत पूरी तरह सही नहीं है, इसलिए मैं आज क्लास भी नहीं लिया, कल भी नहीं ले पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो गई बाय मिस्टेक। ये मत सोचिएगा कि अगर थोड़ी मिस्टेक हो रही है तो और बहुत सारा मिस्टेक क्यों, ऐसा नहीं है। जो लगा मैं तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब गलती होती है तो पता चल जाता है अगर पढ़ा हुआ गलत होता है तो। और देखिए, डेली क्लास के लिए टेलीग्राम पे जो अभी तक नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम पे जुड़े आएंगे, दुर्गेश सर सर्च करके, एल दुर्गेश पर। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप एल दुर्गेश से जुड़े रहेंगे, ठीक है। जब तक तबीयत सही नहीं होगी तब तक आगे किसी क्लास के बारे में नहीं सोच पाऊंगा, क्योंकि ये रेगुलर क्लास थी, इसलिए मैंने इसको पढ़ा दिया, क्योंकि काफ़ी लोग इस क्लास का इंतजार करते हैं। रात 9:30 बजे जीएस की महाभारत सीरीज, इसलिए मेरी तबीयत कितनी भी खराब क्यों ना हो, मैं ये सीरीज आपका बंद नहीं कर सकता। जी हाँ, देखिए यहाँ पर आपका उत्तर एकदम सही है, किसी ने जमर भी बताया है, लॉर्ड हार्डिंग सही जवाब है। लॉर्ड हार्डिंग, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, और समय था 1911। शायद आपको याद भी होगा, ये लोग कुछ लोग को। जॉर्ज पंचम, महारानी मेरी को बुलाया गया था, दिल्ली में भव्य समारोह किया गया था, और दिल्ली दरबार तिथि के नाम से जानते हैं। और इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। यहीं पर, ठीक है, यहीं पर जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द किया गया था। इसके बारे में जब हम लोग डीप में पेड क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारी बातों को देखेंगे। तो देखिए, अगर कल सबको सब बेहतर रहेगा तो कल 11 बजे आपकी साइंस की क्लासेस चलेंगी। 11 बजे एनसीईआरटी क्लास साइंस की, सामान्य विज्ञान, ठीक है। फिर आपका 3 बजे वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक। फिर आपका 8 बजे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को हो जाएगा, और फिर 9:30 बजे ये जो क्लास चली मॉडर्न इंडिया। ये 3-4 जैसी क्लास चली, इसको अटेंड कर लीजिएगा। और हो सकता है कल अगर बीच में समय मिले, कल से मैथ की क्लासेज भी और स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग जुड़े रहिएगा सभी लोग। और फेसबुक पेज इलेनी बी दुर्गेश, इंस्टाग्राम ट्विटर इलेनी बी दुर्गेश, और आप लोग साथ दीजिए। आप लोग कम से कम 10-10 साथियों को अपने साथ इलेनी बी दुर्गेश पर ऐड करिए, ठीक है।
और अगर आप लोग डेली क्लास पढ़ रहे हैं तो चाहे सुपर टेट की बात करें, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा, चाहे जूनियर की बात हो, चाहे प्राइमरी की बात हो, चाहे सिविल सर्विसेज की बात हो, किसी भर्ती परीक्षा में आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, क्योंकि जीएस में काफ़ी हाई लेवल का आपको पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि आपको देखने में लग रहा होगा नहीं बहुत लो लेवल का है, लेकिन वास्तव में बहुत हाई लेवल का है। मैं इतना बेहतर आपको डिफाइन कर देता हूँ कि आपको लगता होगा अरे सर ये तो बड़ा आसान है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको हमने कई किताबों से निचोड़ कर आपके लिए लाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा इस बात को समझेंगे। ठीक है, और बुक के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वीडियो पे देख लीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगली क्लास के लिए। किसी भी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, वीडियो को शेयर करिएगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। हाई लेवल की तैयारी करेंगे तो लो लेवल अपने आप कवर हो जाए, क्योंकि छोटी छोटी बातें जैसे आ गया, मैं पूछ दूं सबसे पहले किस राज्य को हड़प नीति के अंतर्गत अपनाया गया, तो 17 आप तुरंत बता लेंगे। तो छोटे प्रश्नों को मैं ना करके मैं बड़े प्रश्न अगर आप मैं कराकर उसके छोटे प्रश्नों की मैं व्याख्या कर दूंगा तो आप आसानी से उस प्रश्न को कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बाय बाय।